जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम खुलूस डॉक्टर अख्तर संधू अपने प्रोग्राम मेहमान ख़ुसूसी के साथ आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर। आज का जो हमारा मौज़ूअ सुख़न है बहुत ही अहम है और लैंग्वेज बैरियर के हवाले से है और उसका इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। और आपको पता है कि जब एक ख़ूबसूरत इंतहाई अहम मौज़ू होता है उसके लिए शख्सियत का चुनाव भी बहुत अहम होता है। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत ही कोना मक्श और तजर्बाकार और साहिब हिकमत व दानिश हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन, साबिक़ वाइस चांसलर हैं, सितारा इम्तियाज़ हैं। यूएसए में उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया और हायर एजुकेशन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के फाउंडिंग चेयरमैन रहे और खलदूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस को चला रहे हैं और एक आने वाले दिनों में एक और यूनिवर्सिटी भी उनके एक प्लानिंग में है। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया बहुत। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर एजाज़ कुरैशी साहब, साबिक़ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ को रन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। हमारे तीसरे मेहमान गुरशमिंदर सिंह उर्फ उनका जो नाम है लिखने में वो मिंटू बराड़ है, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ है और यहाँ पे वो यात्रा के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं पंजाब में पाकिस्तान में। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ हैं। मिंटू बराड़ साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। सत श्री अकाल जी। जी चौथे हमारी मेहमान हैं डॉक्टर हुमैरा फ़रा साहिबा, फ़र्स्ट इंटरनेशनल विमेन एम्पायर हैं, पीएचडी की हुई है और पाकिस्तान के लिए ये एज़ाज़ है कि डॉक्टर हुमैरा फ़रा ने अपना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नाम पैदा किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब से। डॉक्टर साहब, अमूमन ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं किसी भी सोसाइटी में उसका मुईशत के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात हिस्टोरिकली ये बिल्कुल सही है। जब एंशिएंट टाइम में जब बिज़नेस कारोबार होते थे, जो लोग लैंग्वेज जानते थे प्रेसिंग सोसाइटी की या सेलिंग के, उनके फ़ायदे में ज़्यादा होता था। लिहाजा लैंग्वेज का जानना, और यूरोप में जो सबसे प्रोग्रेसिव नेशन है हॉलैंड और बेल्जियम, वहाँ तीन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है बच्चों को। अच्छा। तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर दुनिया भर में वो ये डच होंगे या बेल्जियन होंगे, क्योंकि ज़बानें उनको आती हैं। तो ज़बान का जानना बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ुद यूनाइटेड नेशन में मैं काम करता था तो मेरे पास लोग आते थे, हमें कैसे जॉब ले सकते हैं, तो मैं कहता था पहले एक ज़बान सीखो अंग्रेज़ी के अलावा। अच्छा। क्योंकि वहाँ 5 ज़बानें बोली जाती हैं ना, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़। मैं किसमें से कोई सीख लो, देन यू गेट अ जॉब ईजीली। ये लैंग्वेज ऐसी चीज़ें जैसे कोई आपके कंप्यूटर स्किल्स हैं, ये भी स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है माशरे के साथ, माशी तरक्की के साथ और उलूम की तरक्की के साथ भी। तो बस जहाँ मैं समझता हूँ लैंग्वेज का समझना, ख़ास कर अपनी ज़बान में समझना, पढ़ना लिखना ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत, ये जो लैंग्वेज है कि उसमें एक सब्जेक्ट है, एक दूसरा लैंग्वेज है कि अपने सब्जेक्ट को उसने कम्युनिकेट करना है, एक्सप्रेस करना है किसी ज़ुबान में। तो इसका मतलब ये है कि ज़ुबान एक बेसिक यूनिट है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, खा वो फीलिंग्स हैं, खा वो किसी किस्म के लिहाज से। तो इस लिहाज से भी शायद जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, जैसे लोग कहते हैं कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर स्किल जो है, वो भी एक लैंग्वेज है। इफ़ यू डोंट नो कंप्यूटर स्किल्स मॉडर्न डेज में आपकी परफॉर्मेंस जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इस तरह लैंग्वेज जो है, अदर दैन योर ओन लैंग्वेज, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मार्केट में जाना चाहते हैं, चीज़ें बेचना खरीदना चाहते हैं, आप एक लैंग्वेज, वो जिस वक्त जिस इलाके में आप रहते हैं या जिस रीजन में आप रहते हैं, अगर वहाँ की लैंग्वेज आपको आती है तो आपके लिए एक एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है। लेकिन जब ज़बानें ऐसी नहीं बनती या ऐसे सर्वाइव नहीं करते, उस पर एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जिन कॉमन इन्वेस्टमेंट किया है ज़बानों पे, अदर देन देयर ओन मदर टंग, उन्होंने तरक्की ज़्यादा की है। मैंने बताया ना, यूरोप में 3-4 कंट्री ऐसी उन्होंने अपने इन्वेस्ट किया ज़बानों के अंदर। तो अपने बच्चों के साथ भी पढ़ाते हैं वो, और ट्रांसलेशन भी होती हैं, किताबें भी लिखी जाती हैं। अगर आपको याद होगा तो दारुल हिकमा जो था बगदाद में, आज से 1000 साल पहले, वहाँ पे उस ज़माने में 12
ट्रांसलेटर होते थे, जिनका काम सिर्फ ये था कि जो कुछ आउटपुट हो रहा है दारुल हिकमा में अरबी में होता था, उसकी ट्रांसलेशन में करते थे ज़बान में। फिर वहाँ प्रिंटिंग प्रेस भी था, किताबें छपती भी थी, तो साल में वहाँ मार्केट लगती थी किताबों की, दुनिया भर से लोग आके वो किताबें ख़रीदते थे। तो एक कनेक्शन था पढ़ाने का, रिसर्च का और उसकी ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसलेशन का। इसके बगैर तो तरक्की करना मुमकिन नहीं। डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब, डॉक्टर साहब ने ट्रांसलेशन स्टडीज़ की बात की कि अगर गुफ्तगू करते हैं, जो एक डायलॉग है या गुफ्तगू शनीद है, उसमें भी आप यू आर शेयरिंग नॉलेज विद ईच अदर, और जो ट्रांसलेशन स्टडी है वो भी एक्चुअली आप एक ज़ुबान क्रिएट कर रहे हैं कि उसको दूसरी ज़ुबान में लेके चल रहे हैं। आपके नज़दीक जो मुइशत के हवाले से ट्रांसलेशन स्टडीज़ की क्या अहमियत है? एक्सक्यूज़ मी संधू साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दी अपॉर्चुनिटी। लेट मी स्टार्ट, मैंने अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो कैलिफोर्निया में गुजारा 19+ ईयर्स। तो मैं जब वहाँ गया तो अब किसी जगह पे भी मैंने स्कूल की जॉब अप्लाई की तो उन्होंने कहा जी कि यू मस्ट हैव सेकंड लैंग्वेज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा यूएन में। अब कैलिफोर्निया में उस वक्त सेकंड लैंग्वेज जो थी वो स्पेनिश थी। तो ये 2002-2001 की बात कर रहा हूँ। 2006 तक स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया ने ये मस्ट कर दिया कि नाउ यू मस्ट हैव थर्ड लैंग्वेज एज वेल, एंड दैट थर्ड लैंग्वेज वाज मैंडरिन, चाइनीज़ लैंग्वेज। अच्छा। कि नाउ इस वक्त हर बच्चे के लिए स्कूल में ये कंपलसरी है कि वो ये 2 लैंग्वेजेस स्टडी करेंगे एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। तो वो जो ट्रांसलेशन का और इसका इकॉनमी पे इसका इम्पैक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि यूएस की लीड जो है इसमें एज ए बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड, उसकी रीज़न ही ये है कि लर्निंग को उन्होंने फ़न बना दिया। और एजुकेशन जो है इवन दो कि इट इज़ इन इंग्लिश, कि जो इंग्लिश स्पीकिंग भी जाते हैं वहाँ तो उनके लिए कोई ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं होती क्योंकि इंग्लिश लैब्स अवेलेबल होती हैं, रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, सारे के सारे फ्री ऑफ कास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ही सेशंस हो रहे होते हैं। और वो यूनिवर्सिटी हायर नहीं करती उनको, सीनियर स्टूडेंट्स ही एज ए वॉलंटियर ले रहे होते हैं सेशन। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे जो अट्रैक्ट करता है फॉरेन एजुकेशन के लिए फॉरेन स्टूडेंट्स को, वो यूएस है। और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें कि कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज वो अर्न कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि दे हैव क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग सेंटर्स इन द कंट्री। डॉक्टर साहब इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। मंटू बराड़ साहब, एक तो सत श्री अकाल, जी आया नूं पाकिस्तान, तुसीं तशरीफ लिया दे, बड़ी मेहरबानी तुसीं साडे प्रोग्राम दे विच तशरीफ लैके आए। तुसीं दसो मादरी ज़बान जिहड़ी मात भाशा है उनदा किन्ना, क्योंकि तुसीं पहले हरियाणा दे विच और उस तो बाद तुसीं आस्ट्रेलिया दे जाके सैटल होए तो उत्थे तुसीं सहाफत दा भी काम कर रहे हो और लिटरेचर दे उत्ते भी काम कर रहे हो, किताबां भी 2-3 लिखियां ने तुसीं। लेकिन इनका जिहड़ा फायदा है इन्नियां जिहड़ी तुसीं अपनी पंजाबी नूं कंटिन्यू कीता होया है, तो क्या ये उत्थे जाके भी तुसीं पंजाबी नूं लैके दूसरी लैंग्वेजेस दे तुसीं कोई ध्यान नहीं कीता? तो क्या इनका तुसीं अपनी मादरी जुबान जिहड़ी है उनकी अहमियत नूं ही तुसीं जगा रहे हो कि उनका इंपैक्ट मुइशत ते ज़्यादा है इकोनॉमी दे उत्ते? क्या तुहाडे नज़दीक दूसरी लैंग्वेजेस उत्थे ज़रूरी नहीं सन? बिल्कुल जी, पहला तो मैं अज का जो प्रोग्राम आ उस आप लैंगुएज बैरीयर की गल करते हैं तो मैं सब तो पहला बैरीयर तोड़ रहा, मैं पंजाबी च बोल रहा। एक हिंदी उर्दू के शो च मैं पंजाबी च बोल के ये बैरीयर तोड़ता। सो माफ़ी चाहना जे किसी के समझ ना आए, पर तो समझ लैणगे मैनूं लगदा सारे समझ लें। हाँ जी, तुसीं बहुत वधिया सवाल किया जी। साडा जोर आ जिहड़ा वो ज़्यादातर माँ बोली ते लगदा गा। साडी कोशिश हुंदी आ भी माँ बोली साडी किते गवाच ना जाए, खास करके परदेसियां नूं। मेरा एक मनना भी हर थां ते डर काम करदा। साडे जे हिंदुस्तान की मैं गल करां जां पाकिस्तान की गल करां, इत्थे डर काम कर रहा भी जे साडे बच्चे नूं अंग्रेजी ना आई साडा बच्चा पछड़ जू, तो उन्होंने अंग्रेजी सिखाउण दे उत्ते उन्होंने जोर लाया जा रहा, उन्होंने धक्किया जा रहा उधर। जे साडे कोले डर काम करदा भी जे साडे बच्चे नूं पंजाबी ना आई, ये दादा दादी नाल विछड़ जू, साडे तो विछड़ जू, तो यदी माँ बोली गई तो साडा सारा कुछ गया। सो ये डर के तहत असीं सिखा रहे हैं दोने पासे। पर जिहड़ी गल आ भी मल्टी लैंगुएज के जिहड़े फायदे आ वो फायदिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ नहीं समझ रहे सी लोग, हुण समझ आउण लग गई आ। ईवन असीं तां एक किस्म नाल जो प्रवास करके गए हैं, सानूं पता भी सानूं अंग्रेजी च जाना पैना, असीं आईलैट्स तक ते पेपर दे के गए हैं।
ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਓਨੀਆਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2-3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁਮੈਰਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ बैकग्राउंड इज़ नॉट सो डोमिनेंट एंड पैरामाउंट, तो उसका कैसे होता है कि वो जाके वहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं अपनी जो है, तो आपने क्या महसूस किया जो आप कोचिंग करवाती रही हैं, आप एम्पायरिंग करवाती रही हैं, तो ये क्या सिचुएशन है हमारे प्लेयर्स को? कोई साइकोलॉजिकली कोई डिप्रेशन है या क्या है कि वो इंग्लिश में ही बात करनी है उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अख्तर, थैंक यू वेरी मच कि मुझे आपने ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए। जैसा कि अभी आपने भी ज़िक्र किया और डॉक्टर निज़ाम ने और डॉक्टर एजाज़ ने और मिंटू बरार ने ज़िक्र किया कि एक लैंग्वेज के साथ साथ हमें दूसरी और तीसरी लैंग्वेज आनी चाहिए। एज़ अ स्पोर्ट्स वूमेन और एज एन वुमेन एम्पायर मैंने ख़ुद भी इंटरनेशनली भी मैचेस किए, नेशनल फ़र्स्ट क्लास मैचेस किए और तमाम अपनी पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ मैंने मैचेस किए उनमें। और जो दूसरे मैचेस में जो हम देखते हैं, जो टेलीकास्ट होते हैं, उसमें भी मैंने देखा है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, ना सिर्फ क्रिकेट, आप हॉकी, तमाम गेम्स आप देख लें, उन बच्चों को जब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके किसी चीज़ का इजहार करना होता है तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं और उनकी इंग्लिश जो है अप टू द मार्क नहीं होती और मोस्टली जो है वो अवॉइड करते हैं बात करने से। जो प्लेयर होते हैं हम देखते हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस ही तो सबसे ज़्यादा होता है कि जो उनको इंटरनेशनल लेवल के मैचेस में मैदान में वो आते हैं, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस फिर शटर आप कैसे कह रही हैं? इसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कह लें कि जो हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स हैं, अब की बात नहीं, मैं पहले की बात कर रही हूँ कि क्वालिफ़िकेशन या एजुकेशन के ऊपर इतना उनकी तवज्जो नहीं होती, उनकी स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता। लेकिन पहले की निस्बत अगर अब आप प्लेयर्स को देखें तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत बेहतर हैं पिछले प्लेयर्स से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी जो मैनेजमेंट की तरफ से होता है कि आपने इंग्लिश में बात करनी है, आप बिल्कुल आज़ाद नहीं है कि आप अपनी मादरी ज़ुबान में बात नहीं कर सकते? कहीं ऐसी बात तो नहीं? मैनेजमेंट की तरफ से डॉक्टर अख्तर कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती, लेकिन आप जब इंटरनेशनली जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो देख रही है वो सारी दुनिया देख रही है। तो अगर मैं अपनी मदर टंग में बात कर रही हूँ तो वो सिर्फ हमारी एक लोकल कम्युनिटी को उसकी समझ आएगी, इंटरनेशनली समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा जब भी इंटरव्यू या जो भी मैन ऑफ द मैच व्हाटएवर कुछ भी। वैसे ये जो प्लेयर अपने आप को इजहार करते हैं वो अपनी कौम के लिए करते हैं, इंटरनेशनल लेवल के लिए तो करते ही नहीं। जब आप इंटरनेशनली जाते हैं तो वो आपकी जो ट्रांसमिशन है वो तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जा रही होती है और जो भी उसका मैसेज होता है, मैन ऑफ द मैच है वो जो कुछ कह रहा है वो अपने कंट्री मैन के लिए बात कर रहा है। नहीं, अपने के लिए ना, वो सारी दुनिया के लिए खेल रहा है और वो सारी दुनिया को कम्युनिकेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, जो मादरी ज़ुबान है इसके ऊपर बात हो रही है, मेरा ख्याल है ये बहुत अहम सवाल है और आप जैसे एक जो इंटरनेशनल फेम के एक स्कॉलर हैं उससे ये सवाल बनता है कि कहा जाता है कि जितनी ज़ुबानें आती हैं उतना ज़्यादा इंसान क्रिएटिव होता है और उतना ज़्यादा वो ग्रो करता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब तक उसको मादरी ज़ुबान नहीं आती वो दूसरी ज़ुबानों को सही तरीके से नहीं सीख सकता। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे? मादरी ज़ुबान में तो बेसिक एजुकेशन होती है ना, तो जो बेसिक एजुकेशन लेना चाहते हैं साइंसेस में, आर्ट्स में, मैथमेटिक्स में, वो समझना चाहिए। उसको समझने के लिए बेहतर है अपनी मादरी ज़बान में सीखा जाए। वंस वो सब्जेक्ट आ गया आपको फिर और ज़बानों में उसको पढ़ना और ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। लेकिन ज़बान में मज़मन तालीम का होना ज़रूरी है कि उसके बगैर कम्प्रीहेंशन नहीं पैदा होती जो होनी चाहिए। हमारा मुल्क का मसला यही, ख़ासकर पंजाब में, कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अंग्रेज़ी बोलेगा, जी, टीचर्स कहते हैं ये हमारी उर्दू में बोलेगा,
لیکن وہ بولتا گھر پہ پنجابی، دوستوں کے ساتھ پنجابی. تو اس زمانے میں ہمارے مشکل یہ ہے، ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہمارا جو تعلیم نظام جب مادری زبان میں ہونا چاہیے یا اردو میں ہونا چاہیے یا انگریزی. یہ بیعت میں نے اس کا دیکھا کہ بحث چل رہی ہے پچھلے 75 سال سے. میرا سلوشن کے لیے ہے جیسے جو سلوشن ہالینڈ نے کیا ہے، بیلجیم نے کیا، ان کو شروع سے ہی 2 زبانیں سکھا دیں. اب ان ایڈیشن تو مدر ٹنگ 2 زبانیں انگریزی سکھا دیں، اردو سکھا دیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، سکھانا پڑے گا. لیکن اسیوم کرتے ہیں کہ اس کو اردو آتی ہے اور اردو لوگوں کو نہیں آتی. بالکل یہ اسمپشن ہے بالکل. کہ ان کو اردو پڑھائی نہیں جاتی. لہٰذا اردو سکھا دیں، انگریزی سکھا دیں، یہ زبان آپ کے لیے. یہ بحث جو ہے ختم کر دیں کس میں پڑھایا جائے اردو میں اور انگریزی میں، دونوں میں. لیول مختلف ہے. پرائمری اسکول میں آپ پڑھا دیں اردو میں، آگے بڑھتے جائیں تو ایک زبان اور ایڈ کر دیں، آہستہ آہستہ زبان پھر آگے ایڈ. میرا خیال ہے کہ جو مادری زبان کا کمپوننٹ ہے وہ یہاں پہ لیک کرتا ہے ہمارے پاس، کیونکہ شروع میں ہی گھر میں بھی وہ کہتے ہیں جی کہ آپ مادری زبان نہ بولیں. اور جب مادری زبان آپ نہیں بولیں گے، بچے کا جو کمپریہنشن ہے یا اس کو جو ایک اس کی کریٹیوٹی انجر ہوتی ہے، کہ جو اس کا نیچرل ایک سٹائل ہے چیزوں کو کمپریہینڈ کرنا، چیزوں کو سمجھنا، ارد گرد جو اس کا ماحول ہے، تو جب اس چیز میں وہ کمپریہنشن ہی پیدا نہیں ہوگی تو اس کو دوسری زبان میں آپ لے کے چلے جائیں گے. یہ اس میں ایک سیاسی پہلو بھی ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری زبان پنجابی ہے، لیکن بولتے اردو ہیں، لکھتے پڑھتے اردو، اخبار سارے اردو میں، رسالے سارے اردو میں. اگر پنجابی آپ کی زبان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حالات دیکھ کر، معاشی حالات اور ہمارے ملک کے معاشی حالات، کہ ہمیں زبانیں سکھانی چاہیے. لیکن زبانیں خالی اسٹیٹ میں سے نہیں بنتی، اس کے لیے ٹرانسلیشن اسٹڈیز، بک کی ٹرانسلیشن، پرنٹنگ ہاؤسز، ان پروفیشنل زبانوں میں جس میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے اردو میں بہت اچھی کتابیں چھپتی ہیں، وہ ریلیونٹ نہیں ہے. جو ہمارا ماحول ہے کالج کا، اسکول، وہاں کے اس کے ریلیونٹ نہیں ہے. عام ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، لیکن پروفیشنل کتابیں ابھی تک بن نہیں رہی. ہم زیادہ تر کتابیں لیتے ہیں انگریزی میں، اس کی ٹرانسلیشن بھی نہیں کرتے. جب تک ان کتابیں جو ضروری کتابیں ہیں اس کے ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، اس کی سمجھ میں بہت کم آئے گی. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مادری زبان میں پڑھائی جائے، کر لے کے گھر میں بولی بھی جائے. پیرنٹس نہیں بولے گا مادری زبان، لیکن بچہ پڑھ کر آئے گا، وہ بھی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. تو ان کنفیوژن دور کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 2 زبانیں سکھانا میرے خیال میں ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، جو آپ کا انسٹیٹیوٹ آف ہائر اسٹڈیز ہے، ٹیلنٹ انسٹیٹیوٹ آف ہائر اسٹڈیز، وہ لینگویجز کے لحاظ سے یا اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے ود اکانومی پاکستان کی، جو اس کے لحاظ سے کوئی آپ کا پلان ہے کہ اس کو کیٹر کر رہے ہیں؟ جی سر، چونکہ ہم فورن ڈگری آفر کر رہے ہیں لنکن یونیورسٹی کالج ملیزیا کی ایز دیئر ایفیلیٹڈ کالج ان پاکستان، تو وہ تو آل کریکولم از آلریڈی ان انگلش. ان ایڈیشن یونیورسٹی نے ہمیں کہا تھا کہ ایک اور لینگویج اب آپ ایڈ کریں، تو وہ ہم نے پھر مینڈرین کو ایڈ کیا، جو مین لینڈ چائنا کی چائنیز ہے. تو چائنیز لینگویج جو ہے وہ کمپلسری ہے ہر بچے کے لیے، دے ہیو ٹو اسٹڈی. اور وہ ایڈوانس لیول تک ہے، بگنر لیول تک نہیں ہے، ایڈوانس لیول تک دے ہیو ٹو اسٹڈی. اور پھر وہ یونیورسٹی کے، چونکہ چائنا بہت ڈائیورس کنٹری ہے، وہاں سے چائنیز انسٹرکٹر آئیں گے، وہ آ کے ایویلیوٹ کریں گے بچوں کو. ایک سیمسٹر میں یہ اٹ کین گو ٹو 2 سیمسٹرز ایون، لیکن ایڈوانس لیول تک انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لے کے جائیں گے. تو بیسیکلی 6 کریڈٹس ان ادر ورڈس کہ فرسٹ ایک جیسے انگلش 1 انگلش 2 ہے، اس طرح مینڈرین 1 مینڈرین 2 ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سیمسٹر میں ان کو مکمل جو زبان کہ ایک پہلے ان کی جو لینگویج بیریئر ہے اردو میں انگلش میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھی اردو نہیں آتی ان لوگوں، کیونکہ اردو زبان کے لیے اگر آپ نے اس کے اوپر مکمل گرفت حاصل کرنی ہے تو آپ کو عربی اور فارسی اس میں مکمل طور پہ آپ کو آگاہی ہونی ہوگی، ادروائز آپ کو تلفظ ہی نہیں اس کا آئے گا. تو ان 2-3 زبانیں بلکہ 4 زبانیں ساتھ آپ عربک کو بھی شامل کریں جو ہماری مذہبی زبان ہے، ایک مادری زبان ہے انگلش، اردو، اور اس کے بعد آپ چائنیز، تو یہ 5ویں 6ٹھی لینگویج کیا کریں گے؟ کیسے اسٹوڈنٹس کو آپ؟ سر ایکچولی اب جاب انہیں کو ہی ملے گی جن بچوں کو چائنیز آتی ہوگی. جو سی پیک کا امپیکٹ ہے اس وقت پاکستان میں، جس طرح چیزیں موو ہو رہی ہیں. اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل تھا ریسنٹلی، انہوں نے کہا کہ چائنیز کمپنیز کو اس وقت 100,000 MBA گریجویٹس کی ضرورت ہے اپنے بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے ورلڈ وائڈ. اب بچے وہی جائیں گے چائنیز کمپنی میں جن کو چائنیز آتی ہے، مینڈرین آتی ہے. جن کو مینڈرین کی گرپ نہیں ہے وہ ان میں کام نہیں کر سکیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ اس ریسنٹ ایئرس میں بہت سے بچے پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان سے چائنا جا رہے ہیں MS کے لیے، PhD کے لیے، اور فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے رہے ہیں. اور یہ پارٹ آف چائنیز پالیسی ہے
कि अपने एलुमना का नेटवर्क बहुत बड़ा बनाओ पाकिस्तान में, ताकि वो फिर इनकी कंपनीज को आगे ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। तो डॉक्टर साहब जो वहाँ से एमफिल या पीएचडी करके आते हैं उनको चाइनीज़ ज़बान पे गिरफ्त होती? मेरा ख्याल जो मैंने देखा है वो एटलीस्ट कम्युनिकेशन तक तो ठीक है, बिल्कुल, कि दे आर एबल टू कम्युनिकेट कंफर्टेबली। तो अच्छा, नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि चाइनीज़ मार्केट की तो आप बात कर रहे हैं, वेस्ट को आप इग्नोर कर रहे हैं। क्या जो चाइनीज़ ज़बान के ऊपर इतना ज़ोर देने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो वेस्ट की जो मार्केट है उससे वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे? नहीं सर, इंग्लिश तो है ही है ना, वो तो चूँकि देखें पाकिस्तान में भी इंग्लिश इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, सारा कुरैकुलम इंग्लिश में ही है हर जगह पे, अंडर ग्रेजुएट से लेके आप आगे फिर उसके बाद तो कोई और लैंग्वेज। जैसे प्रोफेसर साहब ने अभी फरमाया कि लोकल यूनिवर्सिटीज़ में हम जो किताबें पढ़ा रहे हैं ब्रिटिश ऑथर की, अमेरिकन ऑथर्स की, आई विश कि उनकी उर्दू ट्रांसलेशन होती तो बच्चों के लिए बड़ा इजी हो जाता और बच्चों की ग्रिप उस कोर्स पे बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी अगर वो अपनी लैंग्वेज में भी समझे। क्योंकि अभी तो वो क्रैमिंग पे मेमोराइज करते हैं चीज़ों को, 4 हेडिंग, लेकिन अगर उर्दू में अवेलेबल होगी तो वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो। नाजरीन, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Talon, Institute of Higher Studies. Choose Talon IHS and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career. If you're interested in starting a business, the Talon Entrepreneurship Center offers resources and support for student-led startups. My name is Dr. Ijaz Qureshi. I am the founding director, Talon Institute of Higher Studies. Talon Institute Lahore is affiliated with Lincoln University College, Malaysia. We are approved higher education commission institution in Lahore. You will be glad to know that Lincoln University College, Malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world. It's a Times higher education ranking. We are offering business programs, which is BBA, Bachelor in Computer Science, and Bachelor in Media Studies, which is MassCom. All our programs are fully recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. Degree is issued by the Lincoln University College, Malaysia. So this degree is fully approved by the Government of Malaysia. A journey through Talon most transformational experiences, giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us. Talon, Institute of Higher Studies. Admissions open now. जी, वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम मेहमान ख़ुसूसी में वंस अगेन आपको खुश आमदीद। मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निज़ामुद्दीन, डॉक्टर एजाज कुरैशी साहब, गुरशमिंदर सिंह, मंटू बराड़ और डॉक्टर हुमैरा फराज साहब। जी मंटू बराड़ साहब, मादरी जुबान ते गल हो रही है और तुसी आस्ट्रेलिया दे विच हो, उत्थे तुहाड़ियां ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 1800 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਈ 1890 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਦਮ ਦਿਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ 70 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਉਂ ਚਲਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਕਨੋਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋਬ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਹਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬੋਲਣੀ ਜਾਂ ਲਿਖਣੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਮ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਰ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਲਟਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਜੂੰਗਾ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੀ ਥਾਂ। जी जी ठीक जी। डॉक्टर हुमैरा साहबा, आपने PhD की हुई है और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स स्टडीज़ है उसकी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में क्या सिचुएशन है? क्योंकि पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स पर एडमिशन होते थे, अब वो नहीं है, तो अभी क्या सिचुएशन, आप क्या देखती हैं स्पोर्ट्स स्टडीज़ के हवाले से? जी, स्पोर्ट्स साइंसेस में जैसे कि मैंने PhD की है इसमें स्पोर्ट्स साइंसेस में, इसमें सिर्फ चीदा आपको लोग मिलेंगे स्पोर्ट्स साइंसेस में PhD। और अभी रिसेंट जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें जर्मनी से और चाइना से और कोरिया से, यहाँ से कुछ लोग करके आए हैं PhD। और लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ एक सिंध यूनिवर्सिटी में होती थी, वहाँ से अब जितने स्कॉलर्स बन सकते थे वो आटे में नमक के बराबर था। लेकिन अब इनिशिएटिव लिया है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने, जैसे लाहौर में भी और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे PhD और MPhil प्रोग्राम शुरू हुए हैं। जैसे लाहौर में एक यूनिवर्सिटी ने ये शुरू किया, तो उसमें मैंने अब 90s में मास्टर्स किया था स्पोर्ट्स साइंसेस में। उसके बाद से मैं फारिग ही थी और मेरा ड्रीम था कि मैं PhD करूं, और मैं जा नहीं सकती थी कि मैं बाहर जाके इसको अपने ड्रीम को फुलफ़िल करूं। लेकिन लाहौर में जब फ़र्स्ट टाइम अनाउंस हुआ तो मैंने 25 ईयर के गैप के बाद मैंने फिर से एडमिशन लिया, और अनबिलीवेबल था, मुझे ख़ुद भी लगता था कि मैं अपना जो ये टारगेट मैंने बनाया इसको मैं अचीव नहीं कर सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया 25 साल के गैप के बाद, और ना सिर्फ पढ़ाई को दोबारा शुरू किया, और अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने और भी इसका इनिशिएटिव लिया है, और BS लेवल पे, MS लेवल पे MPhil और PhD प्रोग्राम शुरू किए। स्पोर्ट्स के जो, जैसे आपने कहा कि जो स्पोर्ट्स से में इंटरेस्टेड होते हैं लोग, वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड लैंग्वेजेस में, पढ़ाई में वो कम टाइम देते हैं। तो अभी BS और ये सारी, तो ये तो बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो इसमें लैंग्वेज बैरियर कोई आ रहा है इसमें? जी बिल्कुल डॉक्टर अख्तर, मैं आपके साथ एग्री करती हूँ, लैंग्वेज बैरियर है कि जो स्पोर्ट्स मैन और वुमेन होते हैं वो ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम उनका ग्राउंड में, ट्रेनिंग सेशंस में, और कभी कहीं खेलने के लिए इंटरनेशनली या लोकली वो जाते हैं, तो पढ़ाई को उतना वो टाइम नहीं दे सकते। एक आम स्टूडेंट की और एक स्पोर्ट्समैन जो स्टडी कर रहा है उसके लेवल में फ़र्क ज़रूर होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर हो जाए तो ये तो आम बात है कि जो हर स्टूडेंट, जो बंदा, हर स्टूडेंट है उसको टाइम देना चाहिए वर्जिश के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट अगर हो जाए तो ये चीज़ें कवर नहीं हो सकती? डॉक्टर अख्तर, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह इधर 2 वाइस चांसलर बैठे हुए हैं, और जैसे आप भी स्टडी के एजुकेशन के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, मेकअप क्लासेस होती हैं,
अगर जिन बच्चों के ट्रेनिंग सेशन होते हैं या वो HEC या इंटरनेशनली या नेशनली किसी इवेंट पे गए होते हैं तो उन बच्चों को स्पेशल क्लासेस मेकअप क्लासेस उनकी ली जाती हैं और एक्स्ट्रा उन्हें क्लासेस दी जाती हैं, उनको कोचिंग दी जाती है ताकि वो अपनी इस डेफिशिएंसी को कवर करें। और बाकी जो प्लेयर्स हैं, मैं भी अगर मैं अपने आप को देखूं तो ज़्यादा टाइम मेरा सारी ज़िंदगी ग्राउंड में गुजरा है, लेकिन पढ़ाई में बहुत कम होता है कि बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो, लेकिन एवरेज और इंटेलिजेंट भी वंस इन अ ब्लू मून होते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादा बच्चे एवरेज होते हैं। इंटेलिजेंट वो इस लिहाज से होती है क्योंकि जितना इंटेलिजेंट एक प्लेयर होगा। जब आप एवरेज कह रही हैं तो उसमें जो जितनी भी रिसर्च है ब्रेन के बारे में और ये आम लोगों के बारे में, तो उसमें तो खासा ये एक मुश्किल सवाल बन जाएगा। डॉक्टर निज़ाम साहब, जो रिसर्च है उसमें आपका बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा आपका नाम है, तो जो रिसर्च का जो हमारी इकानमी और जो लैंग्वेज है हमारे पास, डेफिनेटली जितना भी काम किया है वो सारा इंग्लिश में काम है, जितनी भी हमारे पास जो है ना वो सोर्सेज हैं। तो जो हमारा पाकिस्तान की जो इकानमी है और रिसर्च है, सोर्सेज हैं और सारी टेक्निक्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की परफॉर्मेंस है, कहाँ देखते हैं हमारे मुल्क को और इस इकानमी को? हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ दोनों रिसर्च पे इन्वेस्ट नहीं करती, और जो कौमें इन्वेस्ट नहीं करती रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो तरक्की भी नहीं कर सकती, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा ज़रिया है जिससे अब नए नए तजियात कर सकते हैं, नए डिस्कवरी कर सकते हैं, लेकिन थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बहुत कम है दोनों तरफ से। यूनिवर्सिटी भी नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, ना ही इंडस्ट्री कर रही है। तो जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी और एक ख़ास पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं आएगी हम उसमें इंसेंटिव के लिए कि जो रिसर्च एंड डेवलप करेगा उनको इंसेंटिव देंगे। कुछ इंसेंटिव आते हैं HEC की तरफ से वो रिसर्च ग्रांट्स के लिए, जी देखो बड़ा माइन्यूट सा होता है उसका अभी तो HEC ने वो कि जो रिसर्च प्रोड्यूस करेगा उसको यूनिवर्सिटियाँ आर्टिकल के ऊपर भी पैसे दे रही देते हैं, लेकिन फिर इसके बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत कम रिसर्च वो पब्लिकेशन बन जाती है। जी, प्योर डेवलपमेंट करना है, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करो, नए आइडियाज़ को जनरेट करो और नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट, वो नहीं होता। ज़्यादा हमारा रिसर्च पब्लिकेशन पे जोर जा रहा है। मैं समझता पब्लिक ज़्यादा इन्वेंशन पे, इनोवेशंस पे, नई टेक्नोलॉजी पे लेकर आएँ ताकि उस पर प्रोडक्टिविटी बढ़े। और मसलन अगर किसी फैक्ट्री है का जो भी प्रोडक्ट है, जो स्पोर्ट्स का है, फॉर एग्जांपल टैलेंट स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट बॉल बनाते हैं, उसको पे रिसर्च करते हैं ना कंटिन्यूसली, R&Ds पे लगाएं थोड़े से, कंपेयर करें दुनिया में क्या क्या और जो होता है। ये बड़ा अच्छा एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया था, जिसकी वजह से इनका दाम पहले आ गया, उसके बाद थोड़ा सा लोग नहीं इन्वेस्ट करते। तो मेरे फीलिंग की कंटिन्यूस बेस पे आपको R&D में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बगैर आप तरक्की। और अगर आप आपकी ज़बान ज़्यादा जानते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा मंदरीन, इसकी वजह कि आजकल मंदरीन इतनी पावरफुल ज़बान है कि लोग हर जगह छाए हुए हैं। उनसे अगर आपने कम्युनिकेट करना है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि पिछले दौर में शहबाज शरीफ साहब ने 5000 लोगों को भेजा था चाइना, पंजाब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे टू लर्न चाइनीज़। तो 1 साल का प्रोग्राम था, फिर 2 साल का हो गया। तो बहुत से लोग वापस आए तो कई लोगों को तरक्की जॉब मिली है CPAC में, चाइनीज़ कंपनी के साथ काम कर। डॉक्टर साहब जॉब मिलना तो इतनी नहीं, हम तो उस लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो इकानमी है मुल्क की उसमें कोई कंट्रीब्यूट करें। उनका आइडिया ये था कि जब वापस आएंगे लोग, स्कूल में कॉलेज में चाइनीज़ सिखाई जाएगी। ठीक, इसीलिए 5000 लोगों को भेजा था। पर समहाउ स्कूल में और कॉलेज में लैंग्वेज भी शुरू नहीं हुई। सबसे बड़ा सेटबैक का ये हुआ कि वापस आने के बावजूद लोगों ने पढ़ाना नहीं। तो शायद इस लेवल का नहीं समझते पढ़ा सकते हैं, लेकिन चाइना अभी भी ऑफ़र कर रहा है अपने चाइनीज़ इंस्ट्रक्टर को आगे आकर पढ़ाए। तो मेरे ख्याल इस तरह फ्रेंच वाले भी करना चाहते हैं, अलियंस फ्रांसे वाले भी करते हैं। इसको हम बनाना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन लेवल पे, खाली एक सेंटर से वो जो कला है वो पूरा नहीं होगा। अगर डॉक्टर साहब ऐसे हो जाए कि कोई जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसी ख़ास एरियाज़ में, लैंग्वेजेस में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है वो उसको, देखिए नमल एक था लैंग्वेजेस के लिए था, वो पढ़ाते हैं बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। हाँ जी, उनको चाहिए था फोकस रखते हैं लैंग्वेजेस के ऊपर। बिल्कुल फोकस हट गया, क्यों देखा स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं MBA में, BBA में, मास कम्युनिकेशन में, IT में, तो वो पढ़ाते लैंग्वेज नहीं पढ़ाते। हर एक आइडिया नमल का बहुत अच्छा था, ऑल फॉरेन डिप्लोमेट्स वहाँ ट्रेन होते थे। बिल्कुल।
और फॉरेन मिलिट्री पोस्टिंग वहाँ से हो देती, अब वो चीज़ नहीं रही। तो इसका मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या HEC लेवल के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं वो कोई ऐसी कोई खास कोई जो पेट ऐसे वो लाइन डायरेक्शन नहीं है जिसके ऊपर, और अगर इसको कर लें डायरेक्शंस के ऊपर तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बड़ा ज़रूरी भी है आज के ज़माने में, बहुत ज़रूरी भी है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, वो रिसर्च के ऊपर इतना जो है वो स्पेंडिंग नहीं रखती। तो आप जो खलदूनियन इंस्टीट्यूट है उसका आपका यूनिवर्सिटी लेवल का एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपने कोई स्पेसिफाई किया है प्रोजेक्ट, कोई बजट या कोई एलोकेशन की हुई है? खलदूनी का जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा लिमिटेड है। वो ये है कि हमारे यंग लोगों को वो स्किल सिखाए जाएँ जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। डिग्री वही होगी लेकिन स्किल के साथ होगी। उसमें लैंग्वेज रखी है, चाइनीज़ और इंग्लिश और अरबिक, 3 ज़बानें रखी हैं, वो उनको सीखनी पड़ेंगी। वो इसलिए कि जॉब्स इन इलाकों में है जी। तो डिग्री हम देंगे विद स्किल्स, और जो भी डिग्री देगी उनका एडिशनल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे जो स्किल सिखाएंगे उनको, साथ में लैंग्वेज सिखाएंगे। तो ये आइडिया ये कि उनको, लेकिन हमारा आगे जाके जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो वहाँ पे हम रिसर्च पे काफ़ी काम करेंगे, पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी काम हो आ गया। डॉक्टर एजाज साहब, जो डॉक्टर साहब ने बात की, हम शुरू से लेकर प्रोग्राम में एक चीज़ को देख रहे हैं कि हम नौकरी के ऊपर, जॉब्स के ऊपर ज़्यादा स्टक हैं, और मेरे ख्याल पूरी नेशन है कि जो तहरीक अलीगढ़ हम पढ़ते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि वेस्टर्न नॉलेज हासिल करो ताकि आप नौकरियां हासिल कर लेंगे। उस जॉब के जो है वो जॉब विक्टिम है, हम उससे निकल नहीं रहे। जब तक हम उससे निकलेंगे नहीं, क्रिएटिविटी नहीं आएगी, उसमें एक यूनिवर्सैलिटी नहीं आएगी आइडियाज़ में, तो हम किस तरह इंटरनेशनल लेवल की जो रिसर्च है उसको चैलेंज करके एक नई डायरेक्शन, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसमें एक नई, जब तक आप डायरेक्शन नहीं देते इंडस्ट्री को, दूसरी मार्केटिंग को, तो नहीं कर सकते। कहाँ कमी है और कैसे हम इसको मीट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हो सके? संत साहब, हमारा ये जो टैलेंट इंस्टीट्यूट है इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जैसे हमारी पेरेंट कंपनी टैलेंट स्पोर्ट्स हैं, उनको तकरीबन 50 to 70 ग्रेजुएट्स ट्रेंड एक्सपर्ट्स IT में, कंटेंट राइटिंग में, बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस में, अच्छा ये डिज़ाइन में, ये सारे चाहिए होते हैं लेकिन नहीं मिलते। अब वो रीज़न उसकी ये है कि इनके क्लाइंट तो सारे ओवरसीज़ हैं, फ्रांस में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, साउथ अमेरिका में हैं, सेंट्रल अमेरिका में हैं, फार ईस्ट में हैं। अब जो लोकल ग्रेजुएट है वो बड़ी मुश्किल से इंग्लिश ही बोल रहा होता है। तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है इस टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ का, बच्चों को बाईलिंगुअल के, एक तो मैंड्रीन तो मस्ट होगी, हम ये चाहेंगे कि बच्चे स्पेनिश की तरफ भी जाएँ कि स्पेनिश इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है प्लानट में, कि फ्रेंच तो बहुत स्मॉल साइज़ है जो बोलता है, मीन लोग वो एक रोमांटिक लैंग्वेज आप कह लें उसको, लेकिन स्पेनिश जो है वो एक रियल बिजनेस लैंग्वेज है चाइनीज़ के साथ साथ, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है उसकी जो। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस टैलेंट इंस्टीट्यूट में कि इसके साथ साथ उनको भी प्रमोट करना, कि बेसिकली वी वुड लाइक बेसिकली कि जब बच्चा निकले वो फ्लुएंट हो स्पेनिश में, फ्लुएंट हो मैंड्रीन में, अच्छा, और वो फिर अपनी उसका मार्केट का स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। अब वो जॉब करे, मेरी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये है कि हम बच्चों को प्रोजेक्ट देने शुरू कर दें अपने टैलेंट के प्लेटफॉर्म से। जो R&D का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, अब इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनीज वही सर्वाइव करेंगी जो R&D पे इन्वेस्ट करेंगी, चूँकि अब कस्टमर तक पहुंचना इतना इजी हो गया है कि अब अली बाबा की मेंबरशिप ले लें, सारे स्मॉल बिजनेसेस, आप बिग बिजनेस आपके अंडर योर पाम आ गए, अमेज़ॉन पे रजिस्टर कर लें अपने आप को, कि पूरी वर्ल्ड के बिजनेसेस आपके पास हैं सारे के सारे कस्टमर। तो अब कस्टमर जो चाहता है वो चाहता है जो कि अदर सप्लायर्स जो है वो नहीं दे सकते आपको। और उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वही है कि जब आप कस्टमर से बात करें कस्टमर की लैंग्वेज में, तो दैट्स वेयर यू क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। बिल्कुल, इसके ऊपर बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने एक डायरेक्शन दी है। बराड़ साहब, जॉब, कमाई, पैसा जी, क्या ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਅਟੈਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 2 ਅਟੈਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਸੈਟਲਰ ਦੇ ਦੌਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੈਟਲਰ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਆ, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ वाला दर्द आ नहीं, लेकिन वो सानू मिलता। डॉक्टर साहब ये आपसे भी है कि आप देखिए कि जो सेटलर्स की बात है कि जब जो सेटलर्स अमेरिका में गए हैं, जो न्यूलैंड के ऊपर गए हैं, तो दे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ, कि जो उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेंशंस की हैं। जो एडम स्मिथ है, आप जो देखिए कहाँ से गया बच्चा और वहाँ पे अमेरिका में, तो क्या हाँ मैं लैंग्वेज कॉमन थी ना, अंग्रेजी थी। अच्छा ये भी है, लैंग्वेज जो है, अच्छा ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੈਕ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹਜੇ 10 15 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਟਲਿੰਗ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ, उसका ताल्लुक ज़्यादा सर्विस के साथ है, कितनी सर्विस जो है वो how much he is beneficial for the society, not creativity। डॉक्टर हुमैरा, ये जो आपकी जो स्पोर्ट्स हैं, इसमें आप क्या समझती हैं कि अगर इसको बिल्कुल जैसे जितने भी रूल्स बनते हैं वो सारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बनते हैं, जो बुनियादी तौर पे हम जिसमें हॉकी है, दूसरी वे चीज़ें हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन, लेकिन इसको कंसल्ट किए बगैर रूल्स चेंज हो जाते हैं, ये सारा कुछ होता है, ये क्या फिनोमेना है, इसके बारे में? जो जितनी भी यहाँ पे छोटी से छोटी गेम लेके आप बड़ी से बड़ी आप गेम देखें, उस तमाम गेम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो तमाम के तमाम उस फेडरेशन के, जैसे फीफा के जो रूल्स हैं, हॉकी फेडरेशन के जो रूल्स हैं, आईसीसी के जो रूल्स हैं, उन्हीं को तमाम कंट्रीज़ वर्ल्ड नहीं, आप देखें ना, फीफा की बात की, फुटबॉल जो है उसका ऑफसाइड खत्म नहीं किया गया, हॉकी का खत्म कर दिया है, और उससे हॉकी गेम का बेड़ा गर्क हो गया है। तो आप ये देखें कि उसको क्या किया है उन्होंने, एक इतनी बड़ी गेम थी हॉकी जिसका सत्यानाश कर दिया। लेकिन जो उसके फुटबॉल के हैं रूल्स, वो उनके जो पुराने हैं वो वही चले आ रहे हैं, उसमें वो ऑफसाइड वगैरह ख़त्म नहीं कर रहे। इसमें भी डॉक्टर अख्तर, मैं यही कहूँगी, इसमें भी बड़ी पॉलिटिक्स है। आप देखें कि अभी ये पिछले दिनों काफ़ी ये चल रहा था कि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो 2 मरतबा की ओलंपिक्स विनर है, और अब पाकिस्तान की हॉकी का आप हाल देखिए। जिस दौर में ये रूल ऑफसाइड का ख़त्म हुआ, उस ज़माने में पाकिस्तान की हॉकी का लेवल ये था। जी बिल्कुल। इसमें ऑस्ट्रेलियन और अदर कंट्रीज़ का आप देखें कि इतना बहुत पीछे थी ये टीम्स, इंडिया और पाकिस्तान की टीम। अब इनको आप कह लें कि पीछे करने के लिए ये अपने तौर पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर लेते हैं, और जब ये कोई ना कोई बड़ा कोई इवेंट होता है, उसमें जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान हो गया और अदर कंट्रीज़ हैं, वो अभी उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। उन्होंने पहले से, क्योंकि फेडरेशंस वहाँ पे हैं, उन्होंने पहले से चेंज किए होते हैं, अपने प्लेयर्स को प्रेपरेशन करवाई होती है, और इसको उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी एक दरमियान में एक थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए कि जो सेटलर्स थे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, उन्होंने आपने देखा है कि एडम स्मिथ की बात हुई, उसमें थॉमस जेफरसन, उन्होंने जो लॉकियन फ़िलासफ़ी है उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट बना लिए, फिर उसमें स्पेलिंग्स उसमें करके उन्होंने अपनी अमेरिकन इंग्लिश आज पहचानी जाती है, हम पाकिस्तानी उर्दू नहीं आज तक बना सके। तो वो इतने क्रिएटिव क्यों थे? क्या आपने एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि उनका लैंग्वेज बैरियर नहीं था, क्या यही वजह है? लैंग्वेज बैरियर नहीं था, और दूसरा उनके पास एक फ्री लैंड थी, उतनी बड़ी लैंड उनको फ्री मिल गई जो उनके कंट्रोल में आ गई। जो नेटिव थे उनसे उन्होंने एग्रीमेंट करके ले ली लैंड सारी, नेटिव लैंड को कल्टिवेट नहीं कर सकते थे। ये जो बाहर से गए थे यूरोप से, उन सबको उन्होंने कल्टिवेट किया, उससे प्रॉफिट किया। लैंग्वेज बैरियर तो था नहीं उनके पास, उनके साथ था जो लोकल, जो वहाँ पे रेड इंडियन को हम कहते हैं, और ओरिजिनल इंडियन थे, लेकिन उनके साथ उन्होंने कम्युनिकेट शुरू कर दिया, उनको इन्वॉल्व कर दिया स्कूल में, सिस्टम में। तो मेरे ख्याल एडवांटेज ये था कि फ्री लैंड थी, फ्री रिसोर्सेज थे,
اور بالکل اوپن سوسائٹی تھی اور ان کو کوئی بیریئر، آپس میں سارے لینگویج ایک ہی بولتے تھے. تو وہ زمانہ انیشیلی اور تھا. اس کے بعد انہوں نے کچھ زبانیں سیکھی ہیں، لیکن کیونکہ لینگویج امریکن اور انگلش اتنی پاپولر ہو گئی، اتنی پاورفل ہو گئی، لوگوں کو اور زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن ہائی اسکول گریجویٹ لڑکے لڑکیاں جاتی تھیں یورپ میں فرینچ سیکھنے کے لیے، جرمن سیکھنے کے لیے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کو آگے جا کے ایڈوانس دونوں قسم چل رہے ہیں. پاورفل امریکن انگلش ہے، ساتھ میں لینگویج سیکھ رہے ہیں. تو میں نے دونوں ایڈوانٹیج وہ لے رہے ہیں اپنے، بیکاز آف واسٹنیس اور سائز کی وجہ سے وہ کافی پرابلم کو اوورکم. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین، پروفیسر اعجاز قریشی، گرشمندر سنگھ، منٹو براڑ، ڈاکٹر حمیرہ فرا، یہ ہمارے ساتھ تھیں. بڑی اہم موضوع ہے اور اس میں بہت زیادہ اور پروگرام ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ جو آج کے موضوع میں جو ہم نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ ایک تو مادری زبان میں تعلیم بہت ضروری ہے، اور دوسرا دوسری زبانوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور تیسرا یہ ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر اس کوئی ڈائریکشن سیٹ کرنا ضروری ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں، ہماری جو جامعات ہیں، وہ اپنے آپ کو اسپیسیفائی کریں لینگویجز کے لحاظ سے اور نالج کے لحاظ سے، تاکہ وہاں سے حکومت ایکسپیکٹ کر سکے کہ یہاں سے جو بچہ نکلے گا وہ مڈل ایسٹ میں، وہ امریکہ میں، وہ ویسٹ میں، اور وہ چائنا میں، یہ یہاں پہ ایک ایکسپرٹیز حاصل کر کے نکلے گا. تو یہ ان ڈائریکشنز کے ساتھ اگر ہماری حکومت چلتی ہے اور ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کے اوپر کچھ اپنے اصول وضع کرتا ہے، تو میرا خیال ہے بہت اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. اختر سندھو کو اجازت دیجیے. سلامت رہیں. خدا حافظ.